सभी कोई देखेगा, इन द सेंस कि जो लोग डाइट के स्टूडेंट नहीं है वो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सबों का स्वागत है डाइट स्कूल ऑफ बैंकिंग में। और जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हम लोग ना क्लासेस जो है वो ऑनलाइन मोड में ही करा रहे हैं। और आज बच्चों ने बोला कि सर परसेंटेज बताइए, तो आइए परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। जो डाइट के स्टूडेंट है वो भी, जो डाइट के स्टूडेंट नहीं है वो भी। कुछ फॉर्मूला है, कुछ ट्रिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और कुछ प्रोसेस है, बिल्कुल बेसिक से आप इस चीज को सीखिएगा। सबसे पहले देखिए परसेंटेज होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का अगर आप हिंदी समझेंगे ना तो ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अगर इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 100, 100 में कितना पार्ट है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मैं आपको 5% कहूं, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग 100 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम उसके पांचवें हिस्से की, मतलब 5 हिस्से की बात करेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, अभी इसको हम 100 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। और इस 100 पार्ट में जो मेरा पांचवा पार्ट होगा ना, सपोज ये मेरा पांचवा पार्ट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ ये जो एलोकेशन है, यही एलोकेशन परसेंटेज का है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो कि पूरे ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसका परसेंटेज है। ओके, अब बेटा परसेंटेज होगा तो कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई डेटा होगा। क्योंकि परसेंटेज होगा तो हम लोग किसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज चैप्टर में ना बेसिकली ध्यान दीजिए कि तीन, मतलब कोई भी इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन होता है ना, वो तीन इक्वेशन पे ही बनता है। आपको तीन ही चीज निकालना होता है, उसके लिए तीन इक्वेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन है एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। ठीक है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ये मेरा पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो बनता है सवाल से वो ये बनता है व्हाट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई। और थर्ड जो बनता है वो एक्स इज वाई परसेंट ऑफ विच नंबर। ये तीन इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो इज का मतलब हमेशा याद रखिएगा इज इक्वल टू होता है, ऑफ के लिए इनटू यूज करते हैं। नॉर्मल सी बात है, बोर्ड मार्क्स को अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो वहां पे आपका ओ से ऑफ आता है। अब देख बेटा, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, क्लियर? ठीक है, देन व्हाट इज x परसेंट ऑफ y। देखो यहाँ पे व्हाट इज स्टैंड फॉर इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ y, एंड द थर्ड वन इज x इज y परसेंट ऑफ विच नंबर, x इज y परसेंट ऑफ विच नंबर। तो ये तीन इक्वेशन होंगे, इसी तीन इक्वेशन में आपका काम होगा। ओके, तो जल्दी से लिखिए इसको। अब दो तीन कन्वर्सन देख लो। कन्वर्सन इन सेंस की जैसे आपको जरूरत नहीं पड़ती है, पता है आप लोगों को, फिर भी एक आइडिया है, देख लो ध्यान से कि अगर हमको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, डेसिमल से हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे? चलिए आइए इसको मिटा दो एक बार। चलो, अब सबसे पहले कन्वर्सन, ठीक है। कन्वर्सन इन द सेंस कि अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर मैं आपको दे दूं 2/5, ठीक है, और अगर हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? सिंपल सा बात, 2/5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू हम लोग 100 कर दें, तो कितना आ जाएगा ये? 20, मतलब ये आ गया 40%। तो याद रखिएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्सन के लिए इंटू 100 करते हैं। क्या करते हैं? इंटू 100। फ्रैक्शन टू परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। ओके, नेक्स्ट लिखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन। बोलो क्या करोगे? डिवाइड बाई 100, सिंपल सी बात है। अगर 40% दिया हुआ है, अगर हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 40/100, नहीं तो ये आ गया 2/5। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज इंटू 100 करते हैं और परसेंटेज टू फ्रैक्शन में डिवाइड बाई
100 करते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। बेसिकली ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, बट रेलवे के एग्जाम्स जो होते हैं ना उसमें हो सकता है कि आ सकता है रेलवे में, बट और कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसा चीज है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो एज अ फार्मूला जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए सभी को, लिखिए इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम, if the price of an item increase by x%, if the price of an item increase by x%, then decrease by x%, then decrease by x%, और नीचे लिखिएगा आप लोग, और के बाद एक लाइन जगह छोड़ के लिखिएगा नीचे, और डिक्रीज बाई x%, decrease by x%, then increase by x%, then increase by x%. In both cases, in both cases, there will be decrease of, in both cases, there will be decrease of x square by 100%. There will be decrease of x square by 100%. और ये जो परसेंट है ना, ये दिखाने के लिए, इसका कोई यूज नहीं, ओके। x square by 100%. There will be a decrease of x square by 100%. ये कॉमन सा, ये कॉमन है जो आपके एग्जाम में अक्सर टकराएगा, आपको हमेशा टकराएगा। ठीक है, फिर से एक बार मिला लो आप लोग, समझ लो कि अगर किसी सामान का दाम x% बढ़ता है फिर x% घटता है, या x% घटता है फिर x% बढ़ता है, दोनों ही केस में वैल्यू डिक्रीज होगा, इंक्रीज कभी नहीं होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज कितना होगा, x स्क्वायर बाई 100% वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। If an amount increase by x%, then decrease by x%. If an amount increase by x%, then decrease by x%, or decrease by x%, then increase by x%. In both cases, in both cases, the value will be decreased by x square by 100%. और इस परसेंटेज का कोई यूज नहीं है, ये परसेंटेज केवल दिखाने के लिए इसका 100 यहाँ आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ एन अमाउंट इंक्रीज बाय 20%, then decrease by 20%. If an amount increase by 20%, then decrease by 20%. What changes will made? What changes will made? चलिए जल्दी 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 आंसर बोलिए, बिना कॉपी का सवाल है। अगर कोई अमाउंट 20% बढ़ता है फिर 20% घटता है, क्या चेंजेस होगा? फास्ट, अरे मेरे को क्या चेंजेस होगा? 4% डिक्रीज करेगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात, 20% का स्क्वायर बाई 100 कितना होता है? 400/100 मतलब 4% डिक्रीज। ठीक है, अभी कैसे होगा ये समझ लो तुम लोग, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ लो तो तुम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लो 100 रुपया तुम्हारे पास है, सपोज 100 रुपया है, अभी हम इसको पहले 20% बढ़ा रहे हैं और फिर 20% घटाएंगे। तो 100 रुपया अगर हम 20% बढ़ाएंगे बेटा, तो 100 का 20 कितना होता है? 20 होता है, सिंपल सी बात। तो ये बढ़ के हो जाएगा 120, और फिर जब हम 20% घटाएंगे तो इस 120 का 20% डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो इसका अगर तुम 20% निकालोगे तो तुम्हारा होगा 24, यानी 24 जो होगा वो डिक्रीज होगा।
यानी 120 माइनस 24, दैट मीन्स कितना आ गया 96। तो ध्यान से देखो, 100 रुपए की जर्नी थी, पहुंच गई कितना पे 96 पे, यानी क्या हो गया 4% डिक्रीज हुआ वैल्यू, नहीं। इसी तरह अगर मान लो कि पहले तुम घटाते हो फिर बढ़ाते हो तो क्या होगा। सपोज 100 रुपए का सामान है, ठीक है, पहले तुमने 20% घटाया फिर 20% बढ़ाया, तो 100 अगर 20% घटाओगे तो 20 माइनस होगा, इसका मतलब सामान का दाम हो गया 80 रुपीज। अगेन अब 20% बढ़ाओ तो 80 का 20 होता है तुम्हारा 16 रुपया, यानी कि 80 का 20/100 ये तुम्हारा होता है 16। ओके, तो 80 प्लस 16 हो गया 96। तो यहां भी तुम्हारा क्या हुआ 4% डिक्रीज हुआ। तो याद रखिएगा, पहले बढ़े फिर घटे या पहले घटे फिर बढ़े, दोनों ही केस में हमेशा डिक्रीज होगा। कब? जब जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, या जितना घट रहा है उतना ही बढ़ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर बाई 100% वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? बोलो कौन वाला? then decrease by x%, there will be decrease of x square by 100%. Decrease of x square by 100%। ठीक है, हाँ दोनों ही केस में बेटा डिक्रीज होगा। If an amount increase by x%, then decrease by x%, or decrease by x%, then increase by x%, in both cases, there will be always decrease, that will be x square by 100%। टेंशन मत लो, अगर छूट रहा है तो सारा क्लास रिकॉर्ड होता है, 24 आवर के अंदर में आपके टीचमेंट ऐप पे ये रिकॉर्डिंग चली आती है। उसके बाद डाइट इंडिया समी सर आसाम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी चला आएगा, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट फॉर्मूला, इफ एन अमाउंट इंक्रीज बाई x%, अच्छा इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज लिखो। इफ एन अमाउंट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज बाई x%, इफ एन अमाउंट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज बाई x%, देन डिक्रीज ऑब्लिक इंक्रीज बाई y%, देन डिक्रीज ऑब्लिक इंक्रीज बाई y%। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो अलग अलग अमाउंट आ गया, डिक्रीज ऑब्लिक इंक्रीज बाई y%, द फॉलोइंग चेंजेस विल मेड, द फॉलोइंग चेंजेस विल मेड। ठीक है, अभी क्या चेंज होगा समझ लो पहले। देख बेटा, मैंने लिखवाया है कि पहले इंक्रीज होगा तब डिक्रीज होगा, या मान लो पहले इंक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, या डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है, या डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है। ये चार केस आपके पास दिए हुए हैं, समझ लीजिए मेरी बात को। अगर कोई अमाउंट x% से इंक्रीज हो रहा है फिर y% से डिक्रीज हो रहा है, या x% से इंक्रीज हो रहा है फिर y% से इंक्रीज हो रहा है, या ठीक है x% से डिक्रीज हो रहा है y% से डिक्रीज हो रहा है, या x% से डिक्रीज हो रहा है y% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपको दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रखिएगा प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, अभी समझो, जहां पे इंक्रीज होगा वहां पे प्लस, जहां पे डिक्रीज होगा वहां पे माइनस। क्लियर है? जहां पे इंक्रीज वहां पे प्लस, जहां पे डिक्रीज होगा वहां पे माइनस। इस चारों काम के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। जहां पे इंक्रीज होगा वहां पे प्लस, जहां पे डिक्रीज होगा वहां पे माइनस, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अगर दो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। आइए इसको समझते हैं, इस फॉर्मूला को समझते हैं कैसे क्या है। देखिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ सर। अच्छा, लिख लो, इफ एन अमाउंट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज बाई x%, इफ एन
अच्छा, प्लस माइनस x प्लस माइनस xy/100 ये फॉर्मूला है। अब याद रखना है कि जहां इंक्रीज होगा वहां प्लस, जहां डिक्रीज होगा वहां माइनस। जहां इंक्रीज होगा वहां प्लस, जहां डिक्रीज होगा वहां पे माइनस। खाली यही याद रखना है और कुछ नहीं। क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखो तुम लोग ध्यान से। मान लो कोई अमाउंट 30% इंक्रीज हो रहा है, समझ लो, और 10% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस होगा? 30% इंक्रीज हो रहा है और 10% डिक्रीज हो रहा है, क्या चेंजेस होगा बताओ मुझे आप लोग एक बार। 30% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, क्या चेंजेस होगा? बोलो तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, 30, 30 का क्या होगा? +30 - 10 -30 × 10/100। ठीक है ना? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो +30 - 10, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो +30, ये डिक्रीज हो रहा है तो -10, और प्लस माइनस माइनस तो -30 × 10/100। ठीक है। अब बेटा देख, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। इस दो से ये दो कट गया, तो ये तुम्हारा आ गया 30 - 13, मतलब 17%। अभी प्लस में आया कि माइनस में आया है? प्लस में आया, मतलब वैल्यू आपका 17% इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? वैल्यू जो होगा वो 17% क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर ये माइनस में आता तो इसका मतलब होता है वैल्यू 17% क्या हो रहा है? डिक्रीज करेगा। ठीक है। अभी इसी इसी पे 3-4 सवाल हम लोग बनाएंगे अभी, ठीक है ना? इसी इसी फॉर्मूला पे। मान लो बेटा तुम्हारा 30% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, तो क्या चेंजेस होगा बताइए? दोनों डिक्रीज है, एक 30% है, एक 10%। 30% डिक्रीज और 10% डिक्रीज। 30, देखिए बेटा 38 नहीं होगा। हाँ, 37% डिक्रीज कैसे होगा? बिल्कुल, -30 -10 माइनस माइनस प्लस 30 × 10/100। ओके, तो ये -40 + 3, मतलब -37%। इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू जो होगा वो 37% क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? अच्छा चलो, अब एक और बताओ हमको लास्ट, फिर हम दूसरा सवाल बताएंगे। +30 +10, अब क्या होगा? +30 + 10, +30 + 10, 43 इंक्रीज। सिंपल सी बात, 30 + 10 + 30 × 10/100 होगा। तो ये आ गया 43% इंक्रीज। क्लियर है? क्वेश्चन बेटा आएगा कि एक कोई बंदा है, उस चाहे वो पहले उसके, लिख लो, इफ द प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 20%। ठीक है। If the price of an item increase by 30%, then increase by 20%. Okay. Then what will be the changes in the price? What will be if the price of an item increase by 30%, then increase by 20%? What will be changes in price? हाँ, वो वैसे सवाल आएगा मतलब, ठीक है। हाँ, तो आप नेट खा जाइएगा, नेट बचा के नहीं रखेगा तो यही होगा ज्ञान। आवाज नहीं, ज्ञान आवाज मेरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अच्छा, अभी ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा।
अब ये भी जो शुभम को बताया कि अच्छा जैसे कि एग्जाम्पल समझो, समझे, इसका इसका एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने सामान पे 30% बढ़ा के रेट डालता है, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो होलसेलर है वो जितना मैं खरीदा उसमें 20% और रेट बढ़ा के डालता है, ठीक है। तो रिटेलर के लिए रेट क्या पड़ेगा? ओके, मान लो कि बोलता है कि एक सामान है उसका दाम 50 रुपए है सपोज, ठीक है। एक सामान का दाम 50 रुपए है, कॉस्टिंग जो है वो 50 रुपए है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपए है। मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है, 20% रेट इंक्रीज करके लिखता है, ओके। और फिर बोलता है इसको कि जो होलसेलर है वो क्या करता है, 10% और बढ़ा के रेट लिखता है, ओके। तो रिटेलर के लिए सीपी क्या होगा? अभी सवाल तुम्हारा ये है, ओके। तो देखो इसको बनाने का तरीका, एक इसको तीन चार तरीके से तुम बना सकते हो। जैसे एक तरीका ये हो गया कि 20% और 10%, तो दो इंक्रीज हो रहा है तो क्या किया, 20 + 10 + 20 × 10/100, तो इसका मतलब हो गया 22% इंक्रीज। तो 50 का 22% इंक्रीज लिखा के यहाँ लिख दिया। एक तरीका ये हो गया कि तुम 50 का 22% निकाला और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका सवाल आता है, क्लियर है? मतलब दो आदमी अगर रेट बढ़ा रहा है तो नया रेट क्या हो जाएगा, या दो अलग अलग परसेंटेज बढ़ रहा है तो नया परसेंटेज क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई। आप देख लो क्या होगा, बोलो तो। +20 -20 -20 × 20 / 100, तो ये 20 कट गया, ये कट गया, -4 है कि नहीं है? सेम आंसर है, 4% डिक्रीज। हाँ, वो अलग चीज एनालिसिस जाएगा, सवाल ये इसमें पूछता है कि वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सी बात 4% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब जो तुम खोज रहे थे वो तुमको मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन आएगा कि एक अमाउंट है वो कोई भी एक अमाउंट है वो 30% इंक्रीज हो रहा है, चाहे ए क्या कर रहा है, 30% बढ़ा के दाम लिख रहा है, बी जो है वो 40% बढ़ा के दाम लिख रहा है, ठीक है। सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा सवाल है, ठीक है। या सवाल, हाँ तो सेम नंबर है तो वही लिखेगा, ये प्लस माइनस करने वाला सवाल तुम्हारा ये आता है कि इफ द increase by 20%, what will be changes in the price of the goods? एकदम यही सवाल आता है। अक्सर सवाल आता है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इन इंक्रीज बाई R% देन डिक्रीज बाई R%, देन व्हाट विल बी चेंजेस, ये भी आता है, ओके। मतलब वहां वैल्यू नहीं दिया। हाँ बेटा, तो फिर अभी फॉर्मूला बताया ना मैंने, x + y + xy/100। अगर सेम परसेंट से नहीं होगा तो x + y + xy/100, फॉर्मूला तो बताया है। देखो पहले मैंने दोनों जगह एक फिक्स लिखवाया था, पहले वाले में, दूसरे वाले में एक्स वाई लिखवाया, ठीक है ना। तो पहले वाले के लिए हमेशा परसेंटेज सेम होना होगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए परसेंटेज सेम होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग, ठीक है। चलो, हाँ बेटा, हाँ हाँ, अभी तुम समझिए, यहाँ देखो, -x - y रहेगा बेटा, मतलब दोनों डिक्रीज अगर हो रहा है, समझो दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, इंटू करोगे तो प्लस हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा +xy/, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो पहला वाला इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वाला डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज मतलब प्लस और डिक्रीज मतलब माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो -xy/100। समझ में आ रहा है बात? ठीक, चलो, क्लियर है? अगले फॉर्मूला पे चलो, अरे बोलो सब।
ठीक है, लिखो। नेक्स्ट, अभी जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा ना, उस पे 3 तरह का सवाल आता है। यह 3 तरह हमेशा ही आता है, ठीक है। 3 तरह के सवाल आते हैं और तीनों तरह के सवाल बनाने का तरीका एक ही, ठीक है, और फॉर्मूला भी उसके लिए एक ही है। तो इसीलिए हम लोग 3 स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में फॉर्मूला एक लिखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखो 1 नंबर। इफ एन अमाउंट इंक्रीज बाई if an amount increased by x%, if an amount increased by x%, by how much percent, by how much percent it should be decreased, by how much percent it should be decreased, so that there will be no changes in, so that there will be no changes in original amount, so that there will be no changes in original amount. दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, if age salary is, if age salary is x% more than beach salary, if age salary is x% more than beach salary, then beach salary is how many percent less than age salary? Then beach salary is how many percent less than age salary? तीसरा नंबर लिखो। If the price of an item, if the price of an item increase by x%, if the price of an item increase by x%, by how much percent, by how much percent consumption should be decreased, by how much percent consumption should be decreased, so that, so that there will be no changes in, so that there will be no changes in budget। ठीक है, ये 3 तरह के सवाल। बजट, बजट मतलब उसके बजट पे कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। ये 3 तरह के सवाल है और तीनों तरह के सवाल का सोल्यूशन एक है। पहला समझ लो क्या बोलना चाह रहा है कि एक, अगर मान लो ए बी से कुछ परसेंट x% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है, सवाल आता है। सेकंड आता है कि इफ ए का सैलरी बी का सैलरी से x% कम है तो बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना परसेंट कम, ठीक है, सॉरी, ए का सैलरी बी के सैलरी से 1% अधिक है तो बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट कम है। और तीसरा जो होता है वो बोलता है कि अगर मान लो कि किसी सामान का दाम अगर x% बढ़ जाए, ठीक है, और तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा है, सपोज कि किसी सामान का दाम 20% बढ़ गया, तुम्हारे पास 100 रुपया ही है, तो अभी तुमको 100 रुपया में सामान कम मिलेगा, नहीं तो कितना कम मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के सवाल है और तीनों तरह के सवाल का सोल्यूशन एक ही है। लेकिन पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, दिन में इसका फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो 100 रुपया का कोई सामान है सपोज, और इसका प्राइस जो है वो 20 रुपीज, 25 रुपीज मान लो बढ़ गया सपोज, इसका प्राइस मान लो 25 रुपीज बढ़ गया, ठीक है। अभी तुमको अपने बजट में कितना कमी करना पड़ेगा कि तुम्हारे ये खर्चा में कितना कमी करना पड़ेगा कि तुम्हारे बजट में कोई चेंजेस ना हो। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए का सामान था, 25% बढ़ गया तो अब वो सामान तुमको 125 में मिलेगा। अभी तुमको अपना खर्चा कितना कम करना पड़ेगा कि तुम 100 रुपया में ही सामान को खरीद सको, ठीक है, ये सवाल होता है। अभी तुम देखो
मान लो कि किसी सामान का दाम 100 रुपया है और पहले मान लो तुम उसका 10 केजी सामान खरीदते थे। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, ठीक है, चाहे 100 केजी सामान खरीदते थे। ओके, तो बेटा तुम्हारा जो टोटल एक्सपेंसेस होता था वो कितना होता था? 10,000। 100 रुपया का दाम है, 100 किलो तुम खरीदते थे पहले, तो 100 × 100 मतलब 10,000 रुपीज का तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस था। अभी क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया इन द सेंस कहने का मतलब कि अब प्राइस हो गया 125, क्योंकि प्राइस 25% बढ़ा है। और बोल रहा है कि बेटा बजट में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब पहले भी 10,000 खर्चा था और अभी भी 10,000 रुपया ही खर्चा है। तो ये कब संभव है? तो ये उसी समय संभव है जब हम क्वांटिटी अपना कम करें। नहीं, क्वांटिटी कम करें तभी होगा। क्लियर है? तो क्वांटिटी कितना करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। तो क्वांटिटी हमको करना पड़ेगा 10,000/125, मतलब ये करना पड़ेगा हमको 80 केजी। ठीक है, ये हमको कितना करना पड़ेगा, 80 केजी। यानी कि प्राइस अगर बढ़ा तो क्वांटिटी हमको कम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोसेस। अभी इसको मैं फॉर्मूला में तुमको बैठाना है, ठीक है, या जो सवाल मैंने दिया आपको 2 नंबर की, ए का सैलरी बी के सैलरी से 25% ज्यादा है, बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना परसेंट कम है, ठीक है, इसको भी तुम देख सकते हो। मान लो बी का सैलरी होगा 100 रुपया, तो ए का सैलरी कितना होगा, 125 होगा। अभी बी का सैलरी इसका कितना परसेंट है ये पूछता है, या कितना परसेंट कम है ये पूछता है। तभी तुम जो भी बताएंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। या मान लो कि कोई अमाउंट है, सपोज ए था वो 100 रुपया था, ये 25% इंक्रीज हो गया, तो यानी ये बढ़ के 125 हो जाएगा। अब इसमें कितना परसेंट कम करोगे कि फिर ये 100 हो। ठीक है, तो ये 3 तरह के सवाल का एक ही सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है, कोई बोलेगा हमको? किसी को याद है? बोलो, बोलो। ए बाई 100। फंस गया। प्लस या माइनस? अभी हम लोग जो लिखवाए हैं ये किसका है? हाँ, तो यहाँ क्या होगा, प्लस। हाँ, हाँ। नहीं, ए ही होगा यहाँ पे एक्चुअल में, ए यहाँ पे नहीं होगा एक्चुअल में। यहाँ फॉर्मूला होता है, देखो, x/100 प्लस x इंटू 100%। दैट इज योर फॉर्मूला। x/100 प्लस x इंटू 100%। बाई हाउ मच परसेंट है ना, उसकी जगह पे ये चलाएगा। तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला, x/100 प्लस x इंटू 100%। ठीक है, लिख लीजिए। अब तुम देखो तीनों जगह तुम्हारा आंसर फिट हो जाएगा। 25% बढ़ रहा है ना बेटा, तो 25/125 इंटू 100। 20% डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ 100 से 80 आया, कितना डिक्रीज हुआ? 20% डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। तो तीनों ही सवाल के लिए ये फॉर्मूला है आपका, x/100 प्लस x इंटू 100%। ठीक है, तीनों ही सवाल। बोल बेटा। नहीं, दो चीजें, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ तो 20% डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट हुआ तो 80% हुआ। दो दो चीजें यहाँ पूछता है सवाल। अगर पूछता है कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20% डिक्रीज हुआ ना, और कितना परसेंट हुआ तो 80% हो गया। नहीं हो गया? हाँ, प्रेजेंट। हाँ हाँ, तो 80 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लिखो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। इफ शुभम सैलरी इज, if Shubham's salary is 50% more than, if Shubham's salary is 50%, 50% more than Swagat's salary, then Swagat's salary is how much percent less than Shubham's salary?
देन स्वागत सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन शुभम सैलरी। चलो शुभम और स्वागत बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। स्वागत है। स्वागत नहीं है क्या जी? शुभम तो दिख रहा है और स्वागत नहीं है। चलो बोलो इसका आंसर शुभम। इफ शुभम सैलरी इज 50% मोर देन स्वागत सैलरी, ठीक है, देन स्वागत सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन शुभम सैलरी। 100 लेके बनाओ ना बेटा, एक्स का है लेके बनाओ। हर जगह एक्स की जरूरत नहीं है, 100 रुपया मान के भी बना सकते हो कि स्वागत का सैलरी कितना रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। तो शुभम का सैलरी 150 होगा। अब ये कितना कम है, तो ये 50 रुपया कम है। इससे शुभम से 150 इंटू 100, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रोसेस। फॉर्मूला में अगर आओगे तो मैंने तुमको अभी तुरंत फॉर्मूला लिखाया कि एक्स परसेंट अगर ज्यादा है तो कितना परसेंट कम होगा, तो एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100% कम होगा, लिखवाया था ना फॉर्मूला अभी। तो 50% ज्यादा है तो 50/150 गुना 100, कितना परसेंट क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल 33.33%, 33.33% होगा। वो तो हाँ, वो उतना परसेंट उसका सैलरी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अगर स्वागत शुभम का सैलरी स्वागत के सैलरी से 50% ज्यादा है तो स्वागत का सैलरी शुभम के सैलरी से कितना परसेंट कम है, बस। हाँ हम्म। बोलो तो मीनिंग लगाओ इसका, बोलो मीनिंग लगाओ। बिल्कुल बस यही कंपेयर कर रहा है, ठीक है। स्वागत का सैलरी शुभम का सैलरी से कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। हाँ हाँ, 100 लेके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो कहेंगे बेटा फॉर्मूला यूज करो ना, फॉर्मूला तुम्हारे पास है ना। 50% ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, तो सिंपल सा बात, 50/150 इंटू 100, इतना परसेंट कम हो जाएगा। नहीं, ये सीधे निकल जाएगा, लेस नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा कितना परसेंट कम, कितना परसेंट कम है, यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई लेस नहीं करना है। नहीं, क्यों लेस करना होगा, पूछता कि स्वागत का कितना परसेंट है तो तुमको लेस करना होता, यहाँ पूछ रहा है कितना परसेंट कम है। देखो दो चीजें, तुम हमको बताओ एक चीज, शुभम बेटा तुम हमको बताओ, सपोज 100 रुपया है, ठीक है, एक आइटम ये ए 100 रुपया है, ये बी 80 रुपीज है। अभी हम तुमसे पूछे कि बी ए का कितना परसेंट है, क्या बोलोगे? हट, बी ए का कितना परसेंट है? बी इज ऑफ ए, मैंने सबसे पहले ये लाइन बताया, बी ए का कितना परसेंट है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी सवाल हो ये तीन इक्वेशन बनता है, ये देखो इक्वेशन जैसे फॉर्म हो रहा है। बी ए का कितना परसेंट है, देखो यहां से, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो कितना परसेंट हो गया बेटा? 80% हो गया। अब अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बी ए से कितना परसेंट कम है, यस, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे वही सवाल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्वागत का सैलरी शुभम के सैलरी से कितना परसेंट कम है, बाई हाउ मच परसेंट लेस देन पूछा है, लेस देन पूछा है ना तुमसे, तो ये लेस देन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर पूछता कितना परसेंट है, तो हम क्या करते हैं, ये जो निकलता है ना उसको 100 से माइनस कर लेते हैं, तो 66.66, शायद पुष्पा बोली थी क्या आंसर, ठीक है। दो चीज आता है यहाँ पे, क्लियर है। ये स्वागत का निकल गया। हाँ तुम्हारा शुभम का कितना परसेंट स्वागत है, तो 66.66% स्वागत है, ठीक है। और कितना परसेंट कम है, तो 33.33% कम, ठीक है। चलो अगेन तीन तीन लाइन और उसका एक ही फॉर्मूला देखिए, इफ इफ जो लिखवा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुमको सारा सोल्यूशन का आंसर निकल जाए। ए इज इफ ए इज x% लेस देन b, if a is x% less than b, then b is then b is how much percent more than a, then b is how much percent more than a, ठीक है। नेक्स्ट दो नंबर लिखो, if a is decreased by x%, if a is decreased by x%, then how much percent, then how much percent it should be increased, then how much percent it should be increased to obtain the original value, to obtain the original value, to obtain the original value। बोलो तो कोई एक आदमी बोलो तो, इफ सुनाया सागर, लिखो इफ a is decreased by x%, if a is decreased by x%, then how much percent it should be increased, then how much percent it should be increased to obtain the original value, to obtain the original value। हाँ लेफ्ट में उसका नेटवर्क चला जा रहा है बार बार से, ठीक है। तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, if price of an item decreased by x%, if price of an item decreased by x%, हाँ decreased by x%, if price of an item decreased by x%, by how much percent consumption should be increased, by how much percent consumption should be increased so that so that there is no changes in, so that there is no changes in, there is no changes in बजट, ठीक है। तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला, x/100 - x into 100%, x/100 - x into 100%,
ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इसका, क्वेश्चन लिखिए। इफ इफ प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 20%, if price of an item decrease by 20%, by how much percent consumption should be increased? By how much percent consumption should be increased so that there is no changes in budget? So that there is no changes in budget. जल्दी बोलो। सिंपल सा फॉर्मूला है 20/100 माइनस 20 × 100 होगा। तो ये आ गया 4, इससे आ गया 25, मतलब 25% अगर कंजम्पशन बढ़ाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको एक बार ना प्रैक्टिकली समझ लो। मान लो प्राइस जो है वो 100 रुपया था और क्वांटिटी भी तुम्हारा 100 kg था, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10,000 रुपया हो जाएगा। अभी प्राइस 80 रुपीज हो गया, ठीक है, 20% डिक्रीज हो गया, और बेटा बजट में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो सिंपल सी बात ये क्या होगा, 10,000/80, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 125। तो पहले 100 kg माल था, अब 125 kg माल है, इसका मतलब ये है कि तुमने 25 kg माल क्या हुआ, बढ़ा दिया। 25 kg मतलब क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो बेसिकली मैं तुमको एकदम सच बोलता हूँ, मैं यही किया करता था, ये किया करता था, ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं किया, कारण कि ना हम लोग बेसिक से पूरा बनाए हैं, ये सब जो ट्रिक उरिक है ना, ये सब एग्जाम में कभी कभी धोखा देता है, लेकिन ये सब चीज आपको कभी धोखा नहीं देगा। सिंपल सी लाइन है ना, 100 रुपया मान के हम सारा एग्जाम, जितना भी एग्जाम क्रैक किया हम 100 रुपया मान के क्रैक किया है। ठीक है, और टाइम मिल जाता है बनाने का, ऐसा बात नहीं मिलता है, अगर आप इसको अच्छा समझ लेते हो तो टाइम मिल जाता है बनाने। ठीक है, लेकिन क्या है कि बच्चा लोगों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए, मतलब शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक है। क्लियर? अरे बोल। अब ऐसे होता है यार, किससे 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 फॉर्मूला बोल रहे हैं जो, ये वाला ना, देखो, हाँ यही वाला बेटा हम प्रेफर करता है, लेकिन क्या है अभी मार्केट में रहना है तो फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा ना बेटा। प्राइस 100 रुपया मानते हैं हम, ठीक है, और क्वांटिटी 100 रुपया मानते हैं, तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा, मेरा बजट जो होगा वो होगा 10,000 रुपया। अभी प्राइस 20% डिक्रीज हो गया, यानी कि 100 रुपया से घटे कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया, और बोला है कि बजट में कोई चेंजेस नहीं, बजट 10,000 का 10,000 ही रहेगा, नहीं रहेगा। अब क्वांटिटी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस बाई 1 किलो का दाम, तो जब कटम कुटी करोगे तो आ जाएगा ये 125। अब देखो पहले तुम 100 किलो खरीद रहे थे, अब 125 किलो खरीद रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा परचेजिंग पावर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। ठीक है, अब एक टेबल में आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि बेटा टेबल याद कर ले, टेबल याद कर ले, टेबल याद कर ले, याद है मोर और लेस का टेबल बोलता हूं ना, ये मोर और लेस का टेबल ही है और कुछ नहीं है, और अगर आप मोर और लेस का टेबल अगर याद कर लेते हो तो आपको कभी कभी दिक्कत नहीं होगी, और एग्जाम में यही टकराता, दूसरा नहीं टकराता। तो आइए लिख लीजिए, ये टेबल है, इसको लिख लीजिए, ये जो आप लोगों ने 6 लाइन लिखा ना उसका जिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में टकराता है, यहाँ लिखो मोर, यहाँ लिखो लेस, ठीक है। कितना? हाँ,
ठीक है, सभी को लिख लीजिए इसको। और यही आपके एग्जाम में टकराता है, यही आपके बुक में टकराएगा, यही आपके सेट में टकराएगा। ठीक है, याद रखिएगा तो काम आएगा, और इसका यूज बहुत जगह है, क्योंकि आसपा को लिखवाया हुआ है ये 40%। हाँ बेटा, हम वही बोला कि लिखवाया हुआ है। 50 का 33.33%, का 25, 25 का 20, 20 का 16/2/3, 10 का 9/11%। अब समझ लो, यहाँ पे समझ लो, अभी जो तुम सवाल बनाए थे कि तुम्हारा 20% इंक्रीज हुआ था फर्स्ट में, तो 20% डिक्रीज तुम निकाला था कि नहीं निकाला था? 25% इंक्रीज तो 20% डिक्रीज। सबसे पहले, सबसे पहले इन द सेंस कि जिसमें शुभम और स्वागत की सैलरी की बात हम किए थे, उसमें देखो ध्यान से, उसमें 50% मोड़ था, तो 33.33% लेस निकला था आंसर। तो वही है ये सवाल। ठीक है, अगर मान लो कि कोई कोई अमाउंट 50% से बढ़ जा रहा है, तो उसका प्राइस कितना कम करोगे कि अपने ओरिजिनल वैल्यू पे चला आएगा? तो 33.33% कम करेंगे। कोई अमाउंट 25% से बढ़ जा रहा है, कितना परसेंट कम करके ओरिजिनल वैल्यू पे चलाएगा? तो 20% पे आ जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू पे चला आएगा। समझ आया बात? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखो, 100 रुपया है, 25% तुम बढ़ा रहे हो, तो 125 होगा। अभी इसको कितना कम करोगे? तो 25 से कम करोगे ना, तो 25/125 × 100। देखो तो यहाँ पे आया 20%, तो 25% मोर, तो 20% लेस। जी 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 जी, इंक्रीज डिक्रीज जो होता है ना, ये जो मैंने आप लोगों को 6 लिखवाया ना, 3 और 3 6 लिखा है ना, वही 6 का टेबल है और कुछ नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं, कौन वाला? अगर मान लो 25% बढ़ रहा है कोई सामान, छोड़ो इसको, तुम नॉर्मल मेरे सवाल का जवाब, तुम्हारे पास 100 रुपया था, ठीक है, हम 25% तुमको बढ़ा दिए, कितना हो गया? अब तुमको कितना परसेंट तुम अपने यहां से हटाओगे कि फिर तुम्हारा 100 रुपीज हो जाए? तुम अपने यहां से कितना परसेंट हटाओगे कि फिर 100 हो जाए? कैसे? हाँ, 25/125 × 100। तुम अपने यहां से तो 25 ही हटाओगे ना। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हटाओगे? न्यूमेरिकल 25 रुपया हटाओगे तुम्हारे पास। 25 रुपया हटाओगे, और उसका कंपेयर कहां से करोगे? उसका कंपेयर करोगे तुम्हारे पास जो पैसा है उससे, तुम्हारे पास 125 है, तो 25/125 × 100। ठीक है, तो 25, 125, 5 में कटा, 20×5=100, यानी कि तुम 20% डिक्रीज करो। ठीक, तो अब सिंपल सा बात याद रखना, अगर कोई अमाउंट 25% बढ़ता है, तो कितना परसेंट कम करके कि अपने ओरिजिनल बिल पे आएगा? तो 25% मोर, तो 20% लेस। 50% बढ़ता है, तो कितना कम करोगे? 33.33% कम करोगे। 20% बढ़ता है, कितना कम करोगे? 16/3% कम करोगे। 10% बढ़ता है, कितना कम करोगे? 91/11% कम करोगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और ये कहां से आया है? ये तुमको यहां से आया है, x/100 प्लस x × 100, और एक था x/100 - x × 100, इसी से आया है, और नया कोई चीज इसमें नहीं। लेकिन ये टेबल याद रखो, क्या होगा तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। ठीक है, टेबल लिखा कि नहीं लिखा? अभी हम तुमसे पूछे कि कोई अमाउंट अगर 50% बढ़ रहा है, 100 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? कोई अमाउंट 50%, क्या कोई अमाउंट 100% बढ़ रहा है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100% और बढ़ गया, कितना हो गया? 200 हो गया। अभी उसको फिर हमको 100 रुपीज में लाना है, तो कितना कम करोगे?
तो 100 यानी कि 50% करनी नहीं कम कर दोगे? तो 100% बढ़ाया तो 50% कम किया, 60% बढ़ाया तो 37.5% कम किया, 50% बढ़ाया तो 33.33% कम किया, 33.33% बढ़ाया तो 25% कम किया। ये जो है वो यहाँ से बस 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 बस। अब है कनेक्शन है आगे, आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी है इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन और भी हम दिखाया हुआ है वैल्यू, जगह आने समय आने पर दिखाएंगे। हाँ सर। हाँ बेटा, नीचे का तीन लिस्ट से ऊपर आओ ना। यहाँ देखो, अगर कोई अमाउंट 20% घटता है, ठीक है, वो कितना परसेंट बढ़ाओगे कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाएगा? तो 20% घटता है तो 20/100 माइनस 20 × 100, तो बेटा ये कितना जाएगा? 20/80 × 100, ये आया 25% इंक्रीज। तो उल्टा देखो, अगर 20% लेस है तो मोर कितना होगा? 25%। अगर 20% लेस है तो मोर हो जाएगा 25%। लिखो, एक सवाल लिखो, तो लिखो लिखो लिखो, अभी हम छोड़ेंगे नहीं। लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 25%, if the price of an item dec- if the price of an item decrease by 25%, 25%, by how much percent it should be increased? By how much percent it should be increased to obtain the original value? By how much percent it should be increased to obtain the original value? शुभम बोलो। चलो, 100 रुपए का सामान था तुम्हारा, 25% तुम डिक्रीज किया तो वैल्यू कितना हो जाएगा? If an amount decreased by 25%, if an amount decreased by 25%, by how much percent it should be increased to obtain the original value? By how much percent it should be increased to obtain the original value? ठीक है, शुभम देख, बेटा 100 रुपए का सामान था, 25% इंक्रीज होगा तो कितना हो गया दाम, इसको बताओ तुमको। 25। अभी तुमको फिर 100 रुपया करना है, देख रहा ना? तो तुम कितना बढ़ाओ? गधान से अमाउंट कितना बढ़ाओगे? 25 बढ़ाओगे। कहां से बढ़ाओगे? तो 75 से बढ़ाओगे, इंटू 100। आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन हाथ में आएगा तो ऑटोमेटिक समझ में चला जाएगा, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। मिटा इसको। नेक्स्ट, अब कहानी समझिए आप लोग। तो अभी तुरंत आसाम में क्या खत्म हुआ है? आसाम में भी क्या खत्म हुआ है? इलेक्शन खत्म हुआ है, और अभी हमारे नए
सीएम कौन बन रहे हैं? आपका हेमंत बिस्वा शर्मा। आप सबों के फेवरेट मास्टर। अच्छा, ये बुलेट बुला के नहीं मिला जी लड़का लोगों को? क्या लड़के लोगों को तो स्कूटी मिला ना कम से कम? बेटा तुम लोगों को तो लैपटॉप मिला था ना? हाँ। अरे बेटा, फ्री में मिल रहा है वही बहुत बड़ा बात है, समझा? ओ बेटा, हम लोग भी पढ़ा है, हम लोग को चवन्नी नहीं मिला है। समझी? तुम लोग को तो मिल भी रहा है। हम लोग को चवन्नी नहीं मिला है, न स्कूटी, न हम लोग को किताब। अब बेटा अब मिलना शुरू हुआ है। जिस समय मैं पढ़ा करता था बिहार में चवन्नी नहीं मिलता था, चवन्नी नहीं। मैट्रिक फर्स्ट ही नहीं रहा था, 18 लड़का हम लोग फर्स्ट डिवीजन के थे पूरे 700 बच्चा में। 700 बच्चा था मेरे स्कूल में। 99 में मात्र 18 बच्चा हम लोग फर्स्ट डिवीजन के थे। सोच लो। वो मैथ था कि हम फर्स्ट डिवीजन के थे, फिर मैथ नहीं रहा तो हम भी फर्स्ट नहीं थे। मैथ ही था जो हमको सबसे आगे लेके चला गया। तो ये पढ़ाई बहुत गंदा था बिहार में। ठीक है, तो वो छोड़ दो, खाली ये है कि आप लोग को सब कुछ मिल रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे वो क्या स्कॉलरशिप भी मिलता है ना? अपने यहाँ की एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, शिखा रजक। शिखा रजक ने डाइट की अपनी पढ़ाई पूरी की। तिजोरी की है शिखा रजक। डाइट की पढ़ाई पूरी की, और एसबीआई में पीओ है अभी। और उसने जो डाइट का फी दिया ना, वो फी, जब उसको स्कॉलरशिप मिला ना कॉलेज से, इंजीनियरिंग से, तो उसने वो फी दिया था। ठीक है। और आज के डेट में अप्रोक्सीमेट हमारे ख्याल से 80,000 के आसपास में उसकी सैलरी है। हस्बैंड भी एसबीआई पीओ है, वो भी एसबीआई पीओ है। तो डिपेंड करता है क्या। हाँ, नेवर है तो फिर। हाँ। हाँ तब। अरे वाह, तो तुम भी एसबीआई पीओ ज्वाइन करेगा लग रहा है। चलो, इंशाल्लाह। तो अभी वोट चल रहा है, वोट, वोटिंग हुआ ना? बेटा अभी तो। हाँ? क्यों नहीं लगता है बेटा? अच्छा, बनता कहाँ से है हमको बता दो पहले। अभी जन्म लिया 3। बेटा, बेटा आप लोगों का लक कहो या बैड लक कहो हमको नहीं पता। आप फरवरी मार्च में आप लोग आए हो ना? अप्रैल में आए हो, और आते आते लॉकडाउन लग गया, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसमें थोड़ा बहुत समझ लो कि समय का दोष है। लेकिन अगर कम से कम 3 महीना 4 महीना अगर हमारे हाथ में तुम लोग दिए, मतलब तुम लोग की, तुम्हारी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं, सिचुएशन वैसा है। लेकिन कम से कम अगर 3 महीना दिए रहते तो तुम लोग कहते कि हाँ। देखो होता क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कुछ नहीं। ठीक है, आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, 4 महीने का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब सीट में बैठोगे ना, आपको नंबर आएगा 20 को, 22 को, 25 को, उससे बेसी नंबर नहीं आएगा। ये मत सोचना कि तुमको नंबर एक के बारे में 50-55 आ जाए, नहीं। जो लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, उन लोगों को भी 40 से ज्यादा नहीं आता है। उन लोग 40 से कम आता है। लेकिन जैसे जैसे आप सीट बढ़ना शुरू करोगे ना, जैसे जैसे आपका स्कोरिंग, मतलब सेट पे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, वैसे वैसे आपका स्कोरिंग बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब मैं आपको एकदम ये लाइव बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया है। ठीक है, मेरे घर में कोचिंग चलता था, तो मैं देखता था, देखते देखते देखते, जैसे जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में अगर डॉक्टर कोई है, तो तुमको दवा का नाम याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? सेम कहानी मेरे घर में था। मेरे घर में पढ़ाई कोचिंग चल रहा है, डाइट चल रहा है, 1992 से डाइट चल रहा है, तो मुझे वो देखते देखते एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, हाँ। लेकिन मैंने सेट मोटा मोटी 600 सेट मारा है। और 600 सेट मारा है इसलिए ऑल इंडिया रैंक होल्डर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं होता है। ऑल इंडिया रैंक होल्डर होने के लिए सेट मारा है, और आग लगनी जरूरी है। अंदर एक गंदी आग लगी हुई थी। और वो ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा आग कहाँ से लग गया था। लेकिन अंदर जब जब आग लगा है, तब तब ऑल इंडिया रैंक होल्डर रहा हूँ। समझ में आया बात? तो बेटा उसके लिए सेट मारना है। और आप सोचो अप्रैल में एडमिशन ले रहे हो, अभी हम लोग का मई चल रहा है, लॉकडाउन लग गया था 23 तारीख से, क्लास कितना एबसेंट हो गया, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत है। हम्म।
लेकिन अगर हम लोग लगे रहेंगे ना तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। हमने आपसे अप्रैल 2022 तक का समय लिया है, सबसे यही समय लिया है, जिसका भी एडमिशन लिया सबको ये बोल के लिया है कि 22 अप्रैल। भगवान से प्रार्थना करो कि 1 महीने में लॉकडाउन खुल जाए, फिर हम लोग देखते हैं कैसे मौसम, और कुछ नहीं कर, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं वोटिंग के बारे में। बेटा वोटिंग को लेके हम लोग बहुत मतलब अभी जो है ईवीएम मशीन आ गया है, दीदी बोलती है खेला हो गए, और खेला हो भी गया वहां पे, ठीक है। एक एक चीज तुम लोग बताना चाहूंगा, मैं कल रात में पूरा उसके बारे में सर्च कर रहा था। आईपैक का नाम सुना है तुम लोगों ने? IPSC क्या है? कोई बोलेगा हमको, किसी को आइडिया कुछ भी? आईपैक, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रशांत किशोर करके एक बंदा था जो यूएन में नौकरी करता था, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। सुन लो इस बात को, बड़ा मजेदार वाक्य है और जान के आपको आश्चर्य होगा। प्रशांत किशोर जो यूएन में तकरीबन 7-8 साल नौकरी किया, बिहार का रहने वाला बंदा है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। 1977 के इसका उसका जन्म है, 1970 का, एकदम यंग बंदा है। 77 मतलब हमसे 8 साल बड़ा हो, ठीक है। हमसे 8 साल बड़ा है वो, और यूएन में वो काम कर रहा था। तो उसके पास ना एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो उसने क्या किया, किसी मुद्दे पे अपना कुछ मोदी गवर्नमेंट के गुजरात का जो मॉडल था ना, उस पे कुछ उसने अपना एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया। क्योंकि यूएन का बंदा है, तो यूएन के बंदा का अगर कुछ रिपोर्ट अगर पब्लिश होगा ना, तो उसको हर जितना भी लीडर है सब लीडर देखेगा। और वो जो है वो मोदी साहब के नजर में पड़ गया, ठीक है ना। मैं आपको रियल हिस्ट्री बता रहा हूँ, और इसका इसका इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या। मोदी साहब के नजर में पड़ गया। अब मोदी साहब ने क्या किया, उस बंदे को अपने यहाँ बुला लिया, ठीक है, 2014 में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 2014 का जितना भी कैंपेन है इलेक्शन का, उस सारे कैंपेन को प्रशांत किशोर चलाया। चाय पे चर्चा नाम सुना था ना? चाय पे चर्चा, ये उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसे करके कैंपेन चलाता था, और कैंपेन चला के क्या किया, पार्टी को जिताने का काम करता था। और उसने अपना टीम इतना शानदार बनाया कि वो जिताया। उसके बाद नीतीश कुमार को 2 बार जिताया बिहार में कैंपेन करके। केजरीवाल साहब को अभी इस साल, अब की बार केजरीवाल 2020 केजरीवाल करके जो आया था, उन्होंने प्रशांत किशोर का कराया हुआ है। फिर तमिलनाडु में प्रशांत किशोर जितवाया उनको, क्या नाम, येदुरप्पा करके है उनको। और इस साल ममता दीदी को भी जितवाया वही, सोचो। और जब उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वो तकरीबन 1.5 साल से वेस्ट बंगाल में है, उसने अपना पूरा ऑफिस सेटअप करके रखा था वेस्ट बंगाल में। और 1.5 साल से, और दिसंबर में उसने बोल दिया कि बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, बीजेपी की, ठीक है। और 2 तारीख को मैं न्यूज सुन रहा था, संदीप पत्रा साहब आए हुए थे। संदीप पत्रा को जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो? सब गधा है सब, न्यूज देखा करो। संदीप पात्रा बीजेपी का प्रवक्ता है, ठीक है ना। तो संदीप पात्रा साहब थे, संदीप पात्रा साहब 11 बजे बोल रहे हैं, 11 दिन में 11 बजे, दिन में 11 बजे क्या था ना, बीजेपी का जो सीट था ना बेटा, वो 134 था, मतलब इतना सीट पे बीजेपी आगे जा रही थी। और जो टीएमसी था वो 130 सीट पे आगे जा रहा था। तो लग रहा था कि बीजेपी जो है वो जीत जाएगा। तो संदीप पात्रा साहब ने दिन में 11 बजे बोला है कि दो आदमी को अपनी जिंदगी से, 2 आदमी को अपना नौकरी छोड़ देना चाहिए, एक प्रशांत किशोर को और एक ममता दीदी को। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी 100 के अंदर सिमट जाएगी, और बेटा शाम होते होते बीजेपी 80 चला आया, और ममता दीदी 216 के आसपास में शायद सीट लिए ना, कितना लिए, ठीक है। तो देखो एनालिसिस कितना बड़ा चीज होता है। और किस तरह उसने कैंपेनिंग किया था, ठीक है ना। कैंपेनिंग किस तरह किया कि कहा 130 पे आगे जा रहा था, और उसने ये नहीं, उसने दिसंबर में बोल दिया, सोचो इलेक्शन अप्रैल में था ना, दिसंबर में उसने बोल दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट को 100 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, दिसंबर में बोला। और देखो मई में वही हो गया। जबकि सारा कोई, मोदी साहब थे, फिर इधर तुमको शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, सब कोई प्रचार कर रहा था बीजेपी का, लेकिन फिर भी देखो निकल गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझ लो,
कि अगर आपके अंदर एनालिसिस करने की कैपेसिटी चली आएगी ना, देन यू कैन क्रैक एनीथिंग, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं। तो जान कैसे होगा, उसके टीम में दिग्बोई का भी एक बंदा है। हम देखा कि उसकी टीम में कहाँ कहाँ का बंदा है, दिग्बोई का भी एक बंदा है उसकी टीम में। ठीक है, प्रशांत किशोर, आपको गूगल पर सर्च मारिए। चलो, तो वोट की बात हम लोग कर रहे थे, सवाल अभी वही का वही रहे। तो पहले क्या हुआ करता था ना, पहले ईवीएम मशीन नहीं हुआ करती थी, पहले हुआ था बैलेट पेपर। ठीक है ना, ये ऐसा एक पेपर हुआ करता था, बैलेट पेपर। और इस बैलेट पेपर में क्या हुआ करता था बेटा, यहाँ पे जो चुनाव हो गया वो लिखा जाता था, और यहाँ पे जो पार्टी का नाम था, जैसे यहाँ पे मान लो 1 नंबर पे बीजेपी हो गया, 2 नंबर पे हो गया कांग्रेस, 3 नंबर पे मान लो आरजेडी हो गया, ठीक है, 4 नंबर पे मान लो नंबर पे मान लो कोई हो गया, 6 नंबर पे पैराडिम था, कुछ भी हो गया, अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, अब जब वोट डाला जाता था ना, तो जो लोग शिक्षित नहीं थे, ठीक है ना, वो लोग क्या करते थे ना कि बीजेपी को भी वोट मारते थे, कांग्रेस को भी वोट मार देते थे, आरजेडी को भी वोट मार देते थे। ठीक है, या फिर क्या करेगा, इस पे अपना नाम लिख के चला आएगा, या फिर क्या करेगा, इस पे अपना नाम मोबाइल नंबर लिख के चला आएगा, जिनको आइडिया नहीं है। कुछ लोग क्या करता था, इसके बैक साइड में मुहर मारता था। ओके, तो ऐसा होने के कारण क्या होता है ना, वोट जो होता है वो इनवैलिड होता है। तो जब बैलेट पेपर हुआ करता था उस समय कुछ क्वेश्चन आया करते थे, जो क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आता है वोट को लेके। ठीक है, तो हम लोग ना पहले इसका एक टेक्निक समझते हैं, देन हम लोग इसके क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा पॉपुलेशन होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में दो तरह के लोग, पहला हो गया जो लोग वोट डालते हैं, दूसरा जो लोग वोट नहीं डालते। ठीक है, जैसे बिलो 18 और एबव 18। अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा है एबव 18 वाले को, जिन्होंने वोट दिया उनको वैक्सीन मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो वही काम पॉपुलेशन में भी है, पॉपुलेशन में दो तरह के लोग हैं, एक है बिलो 18, एक है एबव 18। अब जब कभी भी वोट की बात होगी ना, तो एबव 18 की बात होगी, वोट के लिए कभी भी बिलो 18 की बात नहीं होगी। तो आपके पास जो सवाल आएगा ना, उसमें कुछ इस तरह के सवाल रहेंगे, और जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस आप लोग लिखोगे, इसी तरह इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले लिखोगे पॉपुलेशन, और वहां से माइनस करोगे बिलो 18, मतलब जो 18 साल से कम के एज के लोग हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो क्या होगा, पॉपुलेशन से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये माइनस होने के बाद ना आपका वोटर लिस्ट तैयार हो जाता है, मतलब ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो लोग बिलो 18 हैं वो वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी कि जो वोटर लिस्ट में है वही लोग जो है वोट डाल सकते हैं, दूसरा कोई वोट नहीं डाल सकता। कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा कि जो लोग वोटर लिस्ट में है वही वोट डाल सकते हैं। अब बेटा क्या होता है कि वोटर लिस्ट होता है, अभी वोटर लिस्ट में क्या होता है कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वोटर लिस्ट में से हम लोग फिर माइनस करते हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, मतलब डिड नॉट कास्ट वोट, डिड नॉट कास्ट वोट। ठीक है, वोट कास्ट नहीं किया। अब वोट कास्ट नहीं किया तो हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे कास्टेड वोट, कास्टेड वोट। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कि कास्टेड वोट के बाद क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं वोट मारने के लिए, तो उसमें क्या किया, 10 जगह ठप्पा मार दिया, ठीक है, या पीछे मार दिया, या क्या किया, दोनों पे मिला के मार दिया, मतलब बीजेपी को भी मार दिया, कांग्रेस को भी मार दिया। ठीक है, मतलब वोट को क्या किया, इनवैलिड कर दिया। ठीक है, तो कास्टेड वोट में से क्या होता है ना, इनवैलिड वोट को माइनस किया जाता है, इनवैलिड वोट को क्या किया गया, माइनस कर दिया गया। अब ये माइनस करने के बाद बच जाता है तुम्हारा वैलिड वोट। ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर किताब में कहीं कुछ क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो आपको यह मानना है कि दो ही कंटेस्टेंट थे, मतलब चुनाव लड़ने वाले दो ही व्यक्ति थे, एक जो व्यक्ति होगा वो विनर होगा, दूसरा व्यक्ति होगा वो रनर होगा। ठीक है, तो वैलिड वोट में क्या होगा, दो बंदा होगा, एक होगा विनर और दूसरा होगा रनर, और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो होगा मार्जिन। ठीक, ये सीक्वेंस ना आप कभी भी तोड़ नहीं सकते, अगर ये सीक्वेंस तोड़ेंगे तो आपका सवाल जो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझो। मान लो तिनसुकिया एक जगह है, तिनसुकिया में तुम्हारा 10 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, तिनसुकिया शहर का पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख है।
और इस 10 लाख में क्या है, सारे के सारे तो 18 से ऊपर के होंगे नहीं, कुछ बच्चे भी हैं। तो मान लो कि 1 लाख ऐसे वोटर हैं जो बिलो 18 है, मतलब 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनका एज जो है वो 18 साल से कम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि टोटल पॉपुलेशन में से 1 लाख को माइनस कर दोगे, तो -1 लाख। तो यहाँ आ गया आपका 9 लाख। ये 9 लाख जो होगा ना, ये आपके वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो। ठीक है, अब वोट वाले दिन क्या होता है, देखना ध्यान से। वोट वाले दिन क्या होता है, कुछ लोग जाता है पिकनिक में आने के लिए, घूमने के लिए, या कुछ लोग जेल में भर्ती होता है, कुछ लोग हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, कुछ लोग कहता है कौन जाएगा लाइन लगने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, वैसे लोग वोट नहीं डालते। ठीक, तो क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट में से है उसमें 100% वोट नहीं होता है। अगर आपने कभी इलेक्शन के दिन का अगर न्यूज सुना होगा तो आप सुनते होंगे 80% वोटिंग हुआ, 70% वोटिंग हुआ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो लोग वोटर लिस्ट में इनरोल्ड थे उसमें से सभी ने वोट नहीं किया, 80% या 70% ने वोट नहीं किया, 30% किसी कारणवश वोट नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया उसको हम लोग माइनस करते हैं। मान लो तुम्हारा 50,000 ने वोट कास्ट नहीं किया सपोज, तो हम क्या करेंगे, 50,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,50,000। ये हो जाएगा बेटा कास्टेड वोट। अब वोट कास्ट हो गया। अब वोट कास्ट होने के बाद मान लो 20,000 लोग ऐसे थे जिनको वोट डालने आया नहीं, वो क्या किया, जगह जगह ठप्पा मार दिए या अपना नाम लिख दिए। ठीक है, या कुछ ऐसा सिंबल दे के आगे जिससे लगे कि भैया ये वोट जो है किसी एक पर्सन ने दिया है, वैसे वोट को हम लोग इनवैलिड करते हैं। तो मान लो 20,000 वोट जो हो गया तुम्हारा इनवैलिड वोट हो गया। ठीक है, हम लोग 20,000 यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 8,30,000। ठीक, अब बेटा जो भी विनर होगा ना उसको 50% से ज्यादा वोट आएगा। किसका, वैलिड वोट का। याद रखिएगा, विनर को वैलिड वोट का 50% से ज्यादा वोट आएगा, और जो रनर होगा उसको 50% से कम वोट आएगा। ठीक है, मान लो कि अगर 52% वोट आया विनर को, तो सिंपल सी बात, रनर को आएगा कितना परसेंट, 48%। किसका, इसका। और इसके बीच का डिफरेंस आपका हो जाएगा मार्जिन, मतलब 4% क्या हो गया, मार्जिन। ठीक है, देन दिस इज द स्टोरी ऑफ वोट, ये वोट का स्टोरी। क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं करना है। सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से माइनस होगा बिलो 18, बिलो 18 के बाद माइनस होगा जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके बाद माइनस करेंगे इनवैलिड वोट, और तब जाके हमारा रनर और विनर आएगा। क्लियर है। डिड नॉट कास्ट योर वोट पर, ये कास्टेड वोट, कास्टेड वोट मतलब वोटर लिस्ट में से जिसने वोट नहीं दिया वो हट गया, तो क्या बच जाएगा, कास्टेड वोट बच जाएगा, कास्टेड वोट। और उसके उसमें से माइनस करेंगे इनवैलिड वोट, मतलब जिन्होंने वोट दिया लेकिन इनवैलिड वोट दिया, तो वो माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा वैलिड वोट, या इसी को काउंटेबल वोट भी बोलते हैं। वैलिड वोट या फिर काउंटेबल वोट, काउंटेबल वोट। ठीक है, और ये वैलिड वोट दो पार्ट में आएगा, विनर और रनर, और डिफरेंस हो गया मार्जिन। ठीक है, ओके। तो अभी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक बन जाएगा, 60 तक बनेगा, 1 से 60 तक। अभी इसमें और आप लोगों को कुछ सिखाना है, इसमें आप लोगों को सैलरी सिखाना है, सैलरी के बाद वेन डायग्राम कुछ क्वेश्चन में है वो बताना है मुझे, सैलरी वो है, वेन डायग्राम है, वो सब कल बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, और बेटा एब्सेंट कोई नहीं होइए, कोशिश कीजिए कि सब कोई रात में रहे और दिन भर नेट बचा कर रखिए। ठीक है ना, दिन भर नेट बचाइए, तो ये करेंगे। और हम लोग ना रीडिंग भी शुरू करेंगे शाम को ही, फर्स्ट डे खत्म होगा तब रीडिंग का एक चैप्टर पढ़ा देंगे। क्लासेस डेली होगा, ठीक है ना। अरे ओके, चलो के बाद गुड नाइट।